नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको क्या लगता है कि गाजा में जो चल रहा है वो इजराइल और फलस्तीन के बीच का केवल मामला है? क्या हम और आप इतने भोले हैं, मासूम हैं, या फिर असल में हम नासमझ हैं और मासूम होने का ढोंग कर रहे हैं? दरअसल ये रूस और अमेरिका की जंग है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है या हम देखना नहीं चाहते। यूक्रेन की लड़ाई में चोट खाया हुआ अमेरिका अब किसी भी सूरत में पश्चिम एशिया में अपना एक मजबूत बेस बनाने को बेताब है और इस बेताबी में नाटो के देश भी उसका साथ दे रहे हैं। इस खेल को समझने की कोशिश कीजिए। असल में अमेरिका इजराइल का साथ नहीं दे रहा है, इजराइल अमेरिका का साथ दे रहा है, या कहिए वो अमेरिका के बड़े खेल का केवल एक मोहरा भर है। वरना यह इजराइल को भी पता है कि बिना अमेरिका की मदद के वो फलस्तीन के खिलाफ लड़ाई को लंबा नहीं खींच सकता। चलिए उलझिए मत। आज हम लोग इसको बहुत आसान भाषा में तार्किक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आज से पहले आपने कभी सुना कि मोहल्ले की लड़ाई में अमेरिका का विदेश मंत्री पहुंच जाए, जर्मनी का चांसलर पहुंच जाए, फिर अमेरिका का राष्ट्रपति पहुंच जाए, फिर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पहुंच जाए? सुना है कभी? और युद्ध का कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ अभी तक धमकी पर बात चल रही है। ऐसा लगता है जैसे यह जमीन की हवस की लड़ाई है और पश्चिमी दुनिया इस हवस को हवा दे रही है। जरा गौर कीजिए, 7 अक्टूबर को हमास इजराइल के इलाकों पर हमला बोलता है। 8 अक्टूबर को अमेरिका की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आती है। इजराइल गाजा पट्टी पर बमबारी शुरू कर देता है और जंग के चौथे दिन 12 अक्टूबर को एंटनी ब्लिंकन इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंच जाते हैं। वो इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मिलते हैं और अगले दिन ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए जेरूसलेम पहुंच जाते हैं। फुर्सत का अंदाजा लगाइए कि अमेरिका का विदेश मंत्री बित्ते भर के देश इजराइल में पूरे 3 दिन गुजारता है। लेकिन इसके पहले कि वो वापस वाशिंगटन की धरती पर कदम रखते, राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते, जो बाइडेन का इजराइल दौरा तय हो चुका होता है। कभी सुना है आपने कि विदेश मंत्री जिस देश के दौरे पर हो वहां से लौटने से पहले ही उसके राष्ट्रपति का दौरा तय हो जाए? जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। जंग के 11वें दिन इजराइल गाजा पट्टी को लाशों के ढेर में तब्दील करता जा रहा है। 20,000 से ज्यादा विशाल इमारतों को धूल में मिला चुका है और इजराइल की मदद का भरोसा दिलाने के लिए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज तेल अवीव पहुंचते हैं। वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग से मुलाकात के बाद उन परिवारों से भी मिलते हैं जिनके परिजन हमास के कब्जे में हैं। लेकिन जैसे ही हवाई अड्डे से उनका विमान वापस जर्मनी के लिए उड़ान भरता है, घोषणा होती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का विमान तेल अवीव में उतरने वाला है। कमाल की बात तो यह है कि इसके 2 दिन पहले ही वो चेतावनी जारी कर चुके होते हैं कि एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य की भी जरूरत है और गाजा पट्टी पर कब्जा करना इजराइल के लिए एक भयानक गलती होगी। जंग के 12वें दिन 18 अक्टूबर को बेंजामिन नेतन्याहू इसके बावजूद खुद रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं। उनका स्वागत बेंजामिन नेतन्याहू फलस्तीन की 1000 से भी ज्यादा औरतों, बच्चों और बीमार लोगों की लाशों का हार उनके गले में डालकर करते हैं। उत्तरी गाजा के सबसे पुराने अस्पताल को वो उड़ा चुका होता है और इसके एवज में वो एक रस्मी बयान करते हैं जो बाइडेन कि मैं अस्पताल पर हमले में मारे गए लोगों को लेकर दुखी हूं, लेकिन इसके लिए इजराइल को क्लीन चिट देते हुए उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि यह कुछ दूसरी ताकतों का हाथ लगता है। यह बयान किसी अनाड़ी नेता का तो हो सकता है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का नहीं, अगर वो शातिराना चाले नहीं चल रहा है तो। क्योंकि एक दिन पहले ही बाइडेन ने कहा था कि मैंने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से पता लगाने को कहा है कि इसके पीछे कौन है। फिर जो बाइडेन को कैसे पता चला कि इस क्रूरता के पीछे इजराइल नहीं है? अब सुनिए असली कहानी। यह सब कुछ एक लिखी हुई स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है जैसे, क्योंकि जॉर्डन में अरब देशों और फलस्तीन के बातचीत में शामिल होने से इनकार से शर्मिंदा बाइडेन इजराइल से तो निकल गए, लेकिन ब्रिटेन वाले ऋषि सुनक जहाज में बैठ गए और उतरकर वही रटा रटा बयान जारी किया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और उसे हर संभव मदद देने का भरोसा देते हैं। पश्चिमी देशों की यह तेजी इजराइल का साथ देने के लिए नहीं, रूस को सबक सिखाने के लिए।
तेल अवीव में जब पश्चिमी देश इजराइल के साथ मिलकर लोकतंत्र की हिमायत का ढोंग कर रहे थे, ढोंग, तो रूस काले सागर में, ब्लैक सी में अपना हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल तैनात कर रहा था। हाइपरसोनिक का मतलब होता है जिसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से ज्यादा हो, और किंजल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 1-2 गुना नहीं, 10 गुना ज्यादा है। इस वजह से जब इससे वार किया जाता है तो कोई भी ट्रैकिंग सिस्टम इसको पकड़ नहीं सकता, अमेरिका का भी नहीं। क्या आप जानना चाहेंगे इसकी रफ्तार? 6100 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 12,348 किलोमीटर प्रति घंटा तक। इसका मतलब हुआ 1 सेकंड में 3 किलोमीटर कम से कम। यह दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। इतना ही नहीं, यह 2000 किलोमीटर तक के टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। अब जरा इसको दुनिया के नक्शे पर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इजराइल और हमास की लड़ाई असल में रूस और अमेरिका की लड़ाई है। यह हमारे साथ दुनिया का नक्शा है और मैं बताना चाहता हूं आपको कि क्यों इजराइल और फिलिस्तीन या कहिए हमास के बीच जो जंग चल रही है वो दरअसल अमेरिका और रूस के बीच की लड़ाई है, उनकी ताकत की लड़ाई है, उनके वर्चस्व की लड़ाई है। यह नक्शा है और इसको आप समझिए ऐसे कि इस नक्शे पर देखिए, यहां अमेरिका है और ये जो इलाका दिख रहा है ये रशिया है, इतनी दूरी है। और ये जो यहां से लेकर, अगर हम कहें कि यहां से लेकर और ये यहां पर मॉस्को है, अगर इसकी हम बात करें कि ये दूरी कितनी है तो ये है 4800 किलोमीटर लगभग, टू बी प्रिसाइज 4853 किलोमीटर। ये लड़ाई है। मतलब अगर अमेरिका को रूस के साथ कोई जंग लड़नी है तो उसको 4800 किलोमीटर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये रसिया और ये अमेरिका, और क्यों यूक्रेन को लेकर अमेरिका इतना बुलिश था, इसको ऐसे समझिए कि ये रशिया, ये यहां मॉस्को है, ये जो जगह है ये मॉस्को, और इसके ठीक नीचे ये यूक्रेन है। तो यूक्रेन के बहाने भी अमेरिका यही करने की कोशिश कर रहा था जो इजराइल के बहाने आज कर रहा है, कि अगर वो किसी तरीके से यूक्रेन में अपना एक मजबूत बेस बनाने की स्थिति में आ जाता है तो वो मॉस्को उसके सामने बस ऐसे ही एक बाउंड्री पार करेगा और 400 किलोमीटर के दायरे में वो रूस के एक बहुत बड़े हिस्से पर जो है मिसाइलें दाग सकता है आराम से, और इसका उसको एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन ये हुआ नहीं। अब ये नहीं हुआ तो फिर रूस पर दबदबे की जो उसकी योजना थी वो पड़ गई खटाई में। ऐसे में जब हमास ने इजराइल पर धावा बोला या कहीं हमला किया तो अमेरिका को फिर से इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, आपदा में अवसर। तो अमेरिका ने आपदा में अवसर तलाशा, क्योंकि अब देखिए कि ये जो इलाका है कैसे पास आना चाहता है वो, किसी भी तरीके से उसकी मंशा क्या है, किसी भी तरीके से रूस के पास आने की। ये यहां पर तुर्की है, ये जो इलाका आपको दिख रहा है ये तुर्की है, ये इजिप्ट है, और इजिप्ट से ही सटा हुआ यहां पर आपने सुना भी होगा, इजिप्ट एक बॉर्डर खोलने की बार बार बात करता है, कभी खोलता है कभी बंद करता है। हालांकि उसने ह्यूमैनिटेरियन मदद के लिए एक दरवाजा खोला है। तो इसी के नीचे ये जो है ये इजराइल फिलिस्तीन है, और इसी के पास ये सटी हुई जो है वो गाजा पट्टी है। तो अब रूस ने क्या किया, समझिए कि कैसे ये वर्चस्व की लड़ाई है, और रूस ने अमेरिका की इस चाल को पकड़ लिया है। रूस ने क्या किया, जैसा हमने भी आपको बताया कि उसने जो है अपने हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी। हाइपरसोनिक मिसाइलें क्या होती हैं, जो आवाज की रफ्तार से ज्यादा रफ्तार से ट्रेवल करती है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल उसने कहां तैनात की, हमने आपको बताया था काले सागर में, ब्लैक सी में। और काला सागर कहां है, यहां। तो अब देख लीजिए कि अमेरिका ने अपना बेड़ा भूमध्य सागर में उतार दिया है। भूमध्य सागर कहां है, यहां। तो अब अमेरिका का बेड़ा यहां खड़ा है और रूस का बेड़ा यहां खड़ा है। ये अंतर रह गया है। तो ये 4800 किलोमीटर की दूरी जो है ये कम करने के लिए पूरे तरीके से, और अमेरिका को अपने पास आने से रोकने के लिए क्या कहा था रूस ने, जब यूक्रेन पर उसने हमला बोला, उसने यही कहा कि हम जो शक्ति का संतुलन है उसको बिगड़ने नहीं देंगे, हम दुनिया को एक ध्रुवीय नहीं होने देंगे, और ये हमारा अपने आप से वादा है। अब जरा ये बहुत आपको लग रहा होगा कि हौच पौच, ये लीबिया, ये इजिप्ट, ये सऊदी अरबिया, ये सब आसपास। अब यहां से
यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का जो बेड़ा है वो कहां खड़ा हो गया है, यहां पर भूमध्य सागर में, और यहां खड़ा है बेड़ा किसका, यहां खड़ा है रूस का, और बहुत ताकतवर। अब क्या है, अब जरा इसको थोड़ा और अलग तरीके से समझते हैं। ये एक नक्शा है, ये इसको ऐसे समझिए कि अब उसी नक्शे में हम थोड़ा और अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आपने देख लिया कि उधर से जो है अमेरिका, और ये वेस्ट एशिया का नक्शा है, पश्चिमी एशिया का, तो ये काला सागर है, ये भूमध्य सागर है। अब क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो अमेरिका का बेड़ा है वो मेडिटेरियन सी में खड़ा है, और ब्रिटेन का बेड़ा भी, और रूस का बेड़ा कहां खड़ा है, ब्लैक सी में खड़ा है, जो किंजल सुपरसोनिक मिसाइलें उसने तैनात की है यहां। अब जो लड़ाई है ये जो बीच में, और यहां पर देख लीजिए ये इजराइल है, ये तेल अवीव है, और ये जेरूसलेम है। तो अब जो लड़ाई है वो वहां से जो 4853 किलोमीटर वाली जो लड़ाई थी, आप इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इजराइल को और तेल अवीव को और गजा पट्टी को। अब जो लड़ाई है वो ऐसे है, ये रशिया है, यहां पर देख लीजिए रशिया का बेड़ा यहां खड़ा। अब लड़ाई कैसे ये बड़ी भयावह हो जाएगी कि अब रशिया की पहुंच जो है वो यहां तक है, ये सैमसन शहर है टर्की का। तो अगर इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पर सीधे हमले की बात आई तो टर्की निश्चित तौर पर रशिया को अपने समुद्री इलाके में एक्सेस देगा। तो यह सैमसन शहर तक इसका बेड़ा पहुंच सकता है रूस का, और यहां पर जो है यह इजराइल है। तो ये जो दूरी है ये केवल इतनी रह जाएगी, और ये दूरी कितनी रह जाएगी आपको पता है, केवल 1060 किलोमीटर, 1060 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी रूस और अमेरिका के बेड़े के बीच में, यह दूरी। और अब जो किंजल मिसाइल है वो कितना, उसकी रफ्तार कितनी है, तो उसकी रफ्तार है, जब वो ट्रेवल करता अपने फुल रफ्तार में, तो हमने बताया था कि 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो अटैक कर सकता है अपने निशाने पर। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर। तो 1 सेकंड में 3 किलोमीटर के हिसाब से अगर सीधी लड़ाई की स्थिति आई और अगर रशिया ने सीधा हमला किया इजराइल पर, आप जेरूसलेम ले लीजिए या तेल अवीव ले लीजिए या उसका कोई और शहर कर लीजिए, गाजा पट्टी तक की पहुंच बना लीजिए, तो 1066 किलोमीटर का फासला तय करने में किंजल मिसाइल को कितना समय लगेगा आपको पता है, केवल 355 सेकंड। 355 सेकंड का मतलब हुआ मुश्किल से 6 मिनट। 6 मिनट में केवल रूस इजराइल के किसी भी शहर को तबाह कर सकता है, नेस्तनाबूद कर सकता है। और यह बात अमेरिका जानता है कि अगर वो एक हद से आगे बढ़ा, क्यों आखिर 13 दिन के बाद भी जमीनी अटैक नहीं कर रहा इजराइल, समझाया है। दरअसल जो बाइडेन जो आए थे वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को समझाने आए थे कि अगर सीधी लड़ाई में उतरते हो यह तुम्हारे लिए खतरनाक होगा, यह तुम्हारे लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि ऐसे में सीधे सीधे रूस और अमेरिका के बीच जंग छिड़नी तय है, जिसमें ईरान भागीदार होगा। अरब देश देख लीजिए, इधर सीरिया है, इधर जॉर्डन है, इधर गाजा पट्टी है, ये सब, ये जो आसपास के इलाके हैं ये इस युद्ध की चपेट में आएंगे। और ये टर्की है, केवल टर्की की दूरी रह गई है अब अमेरिका और रूस के बीच में। अगर मोटे तौर पर आप समझें तो ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन जो असल खेल है वो ये है कि जो बाइडेन क्यों आए थे, उन्होंने एक लाइन कही, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने चलते चलते एक लाइन ये कही कि हम इजराइल के लोगों के साथ खड़े होने तो आए ही हैं, साथ ही हम दुनिया को भी बताना चाहते हैं कि हमारा स्टैंड क्या है। तो उनका स्टैंड जो था वो कोई गाजा पट्टी के लिए, हमास के लिए या फिलिस्तीन के लिए इशारेबाजी नहीं थी, वो सीधे सीधे रूस को धमका रहे थे कि हमें यहां तक का एक्सेस है और अब हमारा और आपका सामना होगा। तो ये जो देख लीजिए, ये जो छोटा सा इलाका है ना, ये है तेल अवीव, यहां पर है, ये छोटा सा इलाका यहां पर फंसा हुआ, ये गाजा पट्टी है, ये सुएज है, सिनाई रेगिस्तान जिसको कहते हैं, ये जो है ये इजराइल है, माफ कीजिएगा फिलिस्तीन है, वेस्ट बैंक का इलाका है, और
यहां तक जो है गाजा पट्टी के तक सेना पहुंच चुकी है। ये जो मैंने पूरा लाल कर दिया, ये गाजा पट्टी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरे तरीके से बहुत भयानक युद्ध की शक्ल ले सकता है। और जो खतरनाक स्थिति है कि अगर यह न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ा तो क्या होगा, क्योंकि ये जो मिसाइल तैनात की है ब्लैक सी में यूएसएसआर ने, वो अपने साथ 500 किलो टन का जो है परमाणु हथियार ले जा सकता है, परमाणु बम ले जा सकता है और 2000 किलोमीटर तक वार कर सकता है। वो 2000 किलोमीटर तक वार कर सकता है और यह दूरी कितनी है, 1060 किलोमीटर अधिकतम। तो ऐसे में समझ लीजिए कि दुनिया किस स्थिति की तरफ बढ़ रही है। ये अगर और आगे बढ़ा तो किसी भी तरीके से ये इजराइल और फिलिस्तीन का मामला नहीं रह जाएगा। ये आज भी इजराइल और फिलिस्तीन का मामला नहीं है, ये सीधे सीधे रूस और अमेरिका के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।